अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आप सबको वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल लिटरेचर ऑफ इंग्लिश में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को समझने के लिए आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। सो स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी ताकि वो आप लोग लेक्चर सुने और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है। फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। बेसिकली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का लफ्ज़ से ज़ाहिर है, पोस्ट का मतलब क्या होता है जी, आफ्टर। स्ट्रक्चरलिज्म मतलब स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आने वाला, ठीक है जी। बेसिकली इट्स अ कॉन्टिन्यूशन और रिजेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म, मतलब कि स्ट्रक्चरलिज्म की कॉन्टिन्यूशन है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट करने के बाद जो थ्योरी आई है उसको हम कहेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इट वाज इमर्ज इन फ्रांस 1960s। ये 1960s में इमर्ज हुई थी। कहाँ पर जी, फ्रांस के अंदर। इट वाज अ टाइम पीरियड व्हेन द रिबेलियनस, डिसइल्यूजनमेंट एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। ओके जी। तो जो नेक्स्ट बात आ जाती है कि इस टाइम पीरियड के दौरान और कौन सी थेरीज आई थी, तो मार्क्सिज्म आई थी, निहिलिज्म आई थी, और ये सब कहाँ पे लोकेटेड थी, ये फ्रांस में ही लोकेटेड थी। ठीक है जी, आपको होप से समझ आ गया होगा। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली कॉन्टिन्यूशन और रिजेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है। ओके जी, चलिए जी कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कि दो तरह के होते हैं। एक होता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हाइफिनेटेड और एक होता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म विदाउट हाइफिनेटेड। जिस तरह मैंने आप लोगों को पोस्ट कलोनियलिज्म हाइफिनेटेड एंड पोस्ट कलोनियलिज्म विदाउट हाइफिनेटेड के बारे में बताया था, इसी तरह आज मैं आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हाइफिनेटेड एंड विदाउट हाइफिनेटेड के बारे में बताऊँगी। सो जी, विदाउट हाइफिनेटेड वाला पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कौन सा होता है, जिसमें हाइफिनेटेड वो होता है जिसमें टाइम पीरियड बताया जाता है। टाइम पीरियड किसका जी, आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म। आफ्टर स्ट्रक्चरलिज्म टाइम पीरियड क्या कहलाता है जी, पोस्ट हाइफिनेटेड स्ट्रक्चरलिज्म। और विदाउट हाइफिनेटेड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता है, जिसमें फीचर्स बताई जाती हैं स्ट्रक्चरलिज्म की और करैक्टरिस्टिक्स को एलेबोरेट किया जाता है, उसको कहते हैं विदाउट हाइफिनेटेड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब नेक्स्ट ये बताना है आप लोगों को कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली किस चीज़ का रिस्पॉन्स है। इट इज़ द रिस्पॉन्स टू स्ट्रक्चरलिज्म। ये स्ट्रक्चरलिज्म का रिस्पॉन्स है और ये एक फिलोसॉफिकल मूवमेंट है। किस एरिया की फिलोसॉफिकल मूवमेंट है, ये 20th सेंचुरी में आया था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आया था पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसीलिए इसका टाइम पीरियड 20th सेंचुरी बनता है। आगे जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की, जो कि रिजेक्शन और कॉन्टिन्यूशन की वजह बनी है स्ट्रक्चरलिज्म की, वो ये है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाले फोकस करते हैं जी किस पर, लैंग्वेज पर फोकस करते हैं और उसके अलावा ये कांस्टेंट चेंज के बारे में बताते हैं कि कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है, हमेशा बदलती रहती है। स्ट्रक्चर हमेशा एक सा नहीं रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, किसी का ट्रुथ आज कुछ और है तो कल कुछ और होगा। डीकंस्ट्रक्ट किया इसने स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म वाले क्या कहते थे। स्ट्रक्चरलिज्म वाले इस बात पर फोकस करते थे कि एवरीथिंग हैज़ अ स्ट्रक्चर। हर चीज़ का कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है, कोई ना कोई फॉर्म होता है और ये फिक्स्ड होता है। ठीक है जी, और इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है उसी एक ही स्ट्रक्चर का। बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने इस चीज़ को रिजेक्ट किया और उन्होंने ये बात कही कि इसका नो फिक्स मीनिंग है और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता किसी भी एक वर्ड का। ठीक है जी, कि एक वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज होता रहता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि पहले जो था ना, पहले पोइट्री में वर्ड यूज़ होता था फेयर का, FAIR, फेयर का वर्ड यूज़ होता था। लेकिन अब जो है वो लोग ब्यूटीफुल का वर्ड यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ जी, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया, वर्ड जो है वो चेंज हो गया। ठीक है, मतलब उनका चेंजिंग आ गई है, फिक्स नहीं रहा उसका मीनिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से भी देती हूँ कि स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर सिग्निफायर और सिग्निफाइड का यूज़ किया जाता था पहले, कि जो है ना एक वर्ड वही हमेशा रहेगा। मतलब अगर डे का वर्ड है तो डे और नाइट के दरमियान जो बाइनरी ऑपोजिशन है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, कि हम लोगों को डे का उस वक्त तक पता नहीं चलेगा जब तक हम लोगों को नाइट की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, या नाइट का तब तक पता नहीं चलेगा जब तक हमें डे का पता नहीं होगा।
लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने बाइनरी ऑपोजिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आजकल तो रात को भी इतना लोग काम करते हैं कि वो भी दिन की तरह ही लगता है, और दिन को भी ऐसे लोग आराम करते हैं कि वो रात की तरह लगती है। तो ये बहुत बड़ी चेंजिंग थी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने, जिसको बताया था, लोगों के सामने पेश किया था कि हमेशा स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं होता है और उसका मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता, ये चेंज होता रहता है वक्त के साथ। उसके अलावा जो बाइनरी ऑपोजिशन के रिजेक्शन की एक और मेन वजह है वो ये भी आ जाती है जी, स्पीच और राइटिंग। पहले जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लोग थे वो ये कहते थे कि स्पीच इज सुपीरियर, कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो सबसे पहले बोलना सीखता है, लिखना वो बाद में सीखता है, ठीक है। लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने इस बात को रिजेक्ट किया और कहा कि राइटिंग इज़ सुपीरियर देन दैट ऑफ द स्पीच, बिकॉज जब तक एक इंसान को किसी चीज़ का इमेज, कोई चीज़ लिखी हुई कोई सामने आएगी, वो इमेज उसके सामने बनेगा तो उसे पता चलेगा कि हाँ जी ये चीज़ ये है। अब कैट है, कैट का इमेज हमारे सामने आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग देखते सा पता चल जाएगा ये कैट है। हम लोगों ने अभी इसको समझा नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा, सिखाया नहीं होगा किसी ने, लेकिन हमें देखते ही पता लग जाएगा कि ये कोई जानवर है। इससे ज़्यादा उन्होंने कहा कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं राइटिंग के ज़रिए, कि इन लोगों के मीनिंग फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि राइटिंग और स्पीच में भी डिफरेंस आ गया। इसी तरह जेंडर जो है सबसे मेन बात है कि मेल और फीमेल, कहा हमेशा मेल और फीमेल ही रहता है, एक मेल हमेशा मेल ही रहता है और फीमेल हमेशा फीमेल ही रहती है। बट पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने इस बाइनरी ऑपोजिशन को भी रिजेक्ट कर दिया। किस तरह से? उन्होंने कहा कि अब तो जेंडर को भी चेंज किया जा सकता है, अब तो ये भी बात आ गई है कि हम लोग ऑपरेशन करवाकर जेंडर को चेंज कर सकते हैं, तो मेल फीमेल भी हो सकता है और फीमेल मेल भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली बाउंड्री ऑपोजिशन को भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह गुड और बैड का भी है कि किसी के लिए जो गुड चीज़ है वो बैड हो सकती है और बैड चीज़ गुड हो सकती है। तो ये काफ़ी सारे ऐसी बाइनरी ऑपोजिशंस हैं जिनको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म ने रिजेक्ट कर दिया था। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है जी फिनोमेनोलॉजी। रिजेक्ट फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी क्या होता है जी? बेस्ड ऑन आइडिया या बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। एक ऐसा आइडिया है जो कि ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बेस करता है। मतलब किस तरह से कि इंसान ने जो जो एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ से उसको बताता है, लेकिन हमारे जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है उन्होंने इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया। किस चीज़ को जी? फिनोमेनोलॉजी को। उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपीरियंस है ये भी किसी चीज़ को नहीं बताता। उन्होंने इस चीज़ को भी रिजेक्ट कर दिया और कहा हर चीज़ एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होती है, कुछ चीज़ें हम लोगों को वैसे भी पता चल जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी जो उसने कहा कि उसने डोमिनेंट रिलेशन को भी रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी, उसने कहा कि जो डोमिनेंट चीज़ होती है वो हमेशा डोमिनेंट नहीं रहती हैं। किस तरह से? अगर आज कोई इंसान अमीर है तो वो हमेशा अमीर नहीं रहेगा, आज कोई इंसान गरीब है तो हमेशा गरीब नहीं रहेगा। इस तरह से मुसलसल चेंजिंग आती जाती है हमारे इर्द गिर्द के माहौल में अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैक डेरिडा ने हमारा डिकंस्ट्रक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू दिया। डिकंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली बिल्कुल मिलता जुलता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ। मैं इस पर एक डिटेल लेक्चर डिकंस्ट्रक्शन के ऊपर बनाऊंगी, उसको आपको फिर पढ़ने के बाद अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि बेसिकली डिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि बेसिकली डिकंस्ट्रक्शन होता क्या है। तो डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं जी ब्रेकडाउन ऑफ द स्ट्रक्चर। किसी भी स्ट्रक्चर के ब्रेकडाउन को कहते हैं हम लोग डिकंस्ट्रक्शन, या फिर ऐसी थिंग जो किसी भी वर्ड में एब्सेंट हो तो उसको डिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये था हमारा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कि बेसिकली ये क्या करता है जी, फोकस करता है लैंग्वेज पर। इसमें कांस्टेंट चेंज होता है, मीनिंग फिक्स नहीं होते हैं, स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होते हैं, और ये बाइनरी ऑपोजिशन को रिजेक्ट करता है, फिनोमेनोलॉजी को रिजेक्ट करता है, डोमिनेंट रिलेशन को रिजेक्ट करता है और डिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है। उम्मीद है कि आप लोगों को पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म समझ आ गया होगा कि बेसिकली ये होता क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में। तो जी पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो राइटर्स हैं उसमें आ जाती है रोलांड बार्थ, जैक डेरिडा, मिशेल फूको, गिल्स डिल्यूज, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, जूलिया क्रिस्टीवा, जीन बॉड्रिलार्ड। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट। इसमें से आप लोग ये भी कहेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा राइटर्स जो हैं स्ट्रक्चरलिज्म में भी आते हैं। तो
बहुत ज़्यादा स्कूल ऑफ थॉट से डिफरेंट लोग जो है बिलोंग कर सकते हैं। कोई इनमें से फेमिनिज्म को सपोर्ट करता है। अब जैसा गायत्री चतुर्वेदी स्पिवक है, उसमें फेमिनिज्म के अंदर भी आ जाती है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर आ जाती है। यैगड्रायर ने डीकंस्ट्रक्शन लिखा और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में भी आ जाता है। डोनाल्ड बार्थ को देख ले तो ये स्ट्रक्चरलिस्ट भी है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी है। तो कुछ ऐसे राइटर्स हैं जो कि क्रिटिक्स ने इस बात को बता दिया हुआ है कि ये पहले राइटर्स इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में माना और फिर इसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ आ गए थे। तो इसीलिए बहुत सारे राइटर्स काफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी मुश्किल हुई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।